नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हरीश एकेडमी में। देखिए, जो पुराने अपने टॉपिक हैं उनमें से अपन ने मध्य प्रदेश की शुरुआत ही की है। अभी बहरहाल दो वीडियो ही उसके अपन अपने बनाए हैं। उसमें से अपन ने पहला वीडियो जो मध्य प्रदेश का बेसिक स्ट्रक्चर था और दूसरे वीडियो में अपन ने चट्टानें पढ़ी। देखो, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये है कि अब बहुत सारी वैकेंसी तुरंत आ गई हैं और बहुत सारे सामने पेपर हैं। एमपी व्यापम के जितने भी पेपर हैं उनमें सबसे अधिक मात्रा में जो जीएस 25 नंबर का है लगभग सभी में, उसमें से आप ये समझ लीजिए कि कम से कम 15 से 17 नंबर केवल एमपी जीके ही आपको पूछी जानी है। बकाया 7-8 नंबर जो आएंगे आपके यहाँ वहाँ के जीएस से आएंगे। ये सब आप लोग जानते हो, अंडरस्टूड हो आप लोग। तो उसी के उसमें क्या है कि जब एमपी जीके का वेटेज ज़्यादा रहेगा, 15, 16, 17 नंबर की जीएस यदि आएगी तो उसमें से एमपी जीके का पता नहीं कहाँ से और कितना डीपली से डीपली क्वेश्चन पूछेगा। और उसी पे अपन कोशिश कर रहे हैं कि जैसे पर्वत से पूछे, पठार से पूछे, नदियों से पूछे, कहीं से तो टच करेगा, जहाँ जिस टॉपिक से टच करे वो क्वेश्चन अपने वीडियो में या जो अपन पढ़ रहे हैं देख रहे हैं उसमें ही हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का अपना जो टॉपिक है सभी लोग जानते हो, भौगोलिक विभाजन। कहाँ का भौगोलिक विभाजन? एमपी का भौगोलिक विभाजन। आप लोगों ने 10 बार ही पढ़ा होगा, 20 बार पढ़ा होगा ये भौगोलिक विभाजन कि मध्य प्रदेश के जो भौगोलिक विभाजन किया गया है उसमें से इस हिस्से को मध्य भारत का पठार कहा जाता है। इसके बाजू में जो हिस्सा है उसको बुंदेलखंड का पठार कहा जाता है और ये जो बीच का सबसे बड़ा हिस्सा है उसको मालवा का पठार बोलते हैं। और यहाँ पर बुंदेलखंड के पठार के नीचे जो पठार है उसको रीवा पन्ना का पठार बोलते हैं। उसके जस्ट नीचे जो पठार है उसको बघेलखंड का पठार बोलते हैं। और मालवा के पठार के नीचे जो पठार है उसको क्या बोलते हैं? नर्मदा सोन घाटी का क्षेत्र बोलते हैं। और जस्ट उसके नीचे सतपुड़ा मैकल प्रदेश के नाम से जानते हैं। ये ओवरव्यू आपको इसलिए बताया क्योंकि ये सब लोगों को पता है। जानकारी होने के बावजूद अपन इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं और गलतियां कर देते हैं। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि इसमें वेराइटीज क्वेश्चन की कैसे बनती हैं वही आपको समझाना है। बकाया मैं जानता हूं कि सब लोगों ने इस तरीके का पढ़ लिया है। अब मैं आपको आज ये बताऊंगा, इसमें पूरी तो पहले इसकी जानकारी भी दी जाएगी, साथ में कि इसके क्वेश्चन की वेराइटी कैसे कैसे पेपर में आ सकती है कि जो आप समझ सको कि इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपन इसी पठार को लेंगे। ये है अपना मध्य भारत का पठार। तो देखो, इसका क्षेत्र कहां से कहां तक है। इसको आप लोग घर में भी 2-3 बार बनाइए, तब और अच्छी तरीके से आपको और क्लियर एकदम हो जाएगा। देखो, यहां से इस क्षेत्र को यहां से लेकर के इस क्षेत्र से यहां तक का जो क्षेत्र है पूरा, ये ऊपरी हिस्सा ये मध्य भारत का पठार कहलाता है। मध्य प्रदेश के अंतर्गत मध्य भारत का पठार कहां है? तो अब ऐसे सोचिए, मध्य प्रदेश का जो ऊपरी क्षेत्र है वो मध्य भारत का पठार है। अब जब ये क्षेत्र है तो यहाँ जिले कौन से? श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर का क्षेत्र जो इसमें आता है। अपन ये भी जान गए इसमें कौन कौन सा क्षेत्र आता है। श्योपुर, मुरैना, भिंड और ग्वालियर का क्षेत्र इसमें आता है। अच्छा, पहला क्वेश्चन अब इससे ये बनेगा कि मध्य भारत के पठार के जो क्षेत्र है वह पूरे मध्य प्रदेश का कितने परसेंट है। क्वेश्चन क्या है कि पूरे मध्य प्रदेश का कितने परसेंट है मध्य भारत के पठार का क्षेत्र। तो भाई इसको बिल्कुल याद कर लो क्योंकि ये परसेंटेज पूछे जा चुके हैं। तो इसका परसेंटेज है 10.6%। कितना है? 10.6% इसका परसेंटेज है। किसका? मध्य भारत के पठार का। पढ़ा सबने है बट रटा किसी ने नहीं है। तो इसी बात को क्या है कि इसको बिल्कुल याद करके रखना है कि मध्य भारत के पठार का क्षेत्रफल ये पूरा होगा 100%। इस 100% का 10.6% जो है तो कौन सा अपना मध्य भारत का पठार है। ठीक है, अब इसका दूसरा क्वेश्चन इससे पूछते हैं कि मध्य भारत के पठार की जलवायु कैसी है। तो देखो, मध्य भारत के पठार के देखो सम जलवायु सब लोग जानते हो मालवा के क्षेत्र, इन सब की जलवायु भी याद करके रखनी है। जो मध्य भारत का पठार है ये अपना मध्य भारत के पठार की जो जलवायु है वो है उष्ण प्रकार की जलवायु। कैसी जलवायु? मध्य भारत के पठार की जलवायु उष्ण प्रकार की जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, मध्य भारत के पठार में ये बात यहाँ हो गई कि मध्य भारत के पठार में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो मध्य भारत के पठार में उष्ण जलवायु पाई जाती है। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन इसका। तो इस तरीके से क्वेश्चन अपन को बिल्कुल याद करने, फैक्ट टू फैक्ट याद करते चलना है। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि पूरे मध्य प्रदेश के पठारों में से जो अपन 7-8 सब लोग जानते हैं उनमें से वह कौन सा पठार है जिसको सरसों की हांडी के नाम से जाना जाता है। तो आप सब लोग जानते हो ऑयल मिल भी यहीं पर है और सरसों की हांडी के
नाम से जो पठार जाना जाता है उसका नाम है मध्य भारत के पठार को सरसों की हांडी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ सरसों का उत्पादन प्रचुर मात्रा में होता है, इस कारण से इसको सरसों की हांडी के नाम से भी मध्य भारत के पठार को जाना जाता है। ये हो गया अपना तीसरा क्वेश्चन। अब इससे अगले क्वेश्चन कौन से बनेंगे? एक क्वेश्चन इससे बन सकता है कि यहाँ की वर्षा, औसत वर्षा कितनी है। हर जगह देखो, अभी तक जो पूछा जाता था मध्य प्रदेश की औसत वर्षा कितनी है, अब पर्टिकुलर क्षेत्रों की औसत वर्षा पूछी जा सकती है, ये संभावनाएं हैं। तो मध्य भारत के पठार की औसत वर्षा कितनी होती है यहाँ पर? देखो, आप सब लोग जानते हो गोहद में 55 सेंटीमीटर समथिंग सबसे कम वर्षा होती है। तो यहाँ पर जो औसत वर्षा होगी वो केवल 50 से 75 सेंटीमीटर है। बस ये याद कर लो, कितनी? 50 से 75 सेंटीमीटर के समथिंग जो मध्य भारत का पठार है, यहाँ औसत वर्षा कितनी होती है? 50 से 75 सेंटीमीटर के समथिंग यहाँ पर औसत वर्षा होती है। कहाँ पर? मध्य भारत के पठार में। ठीक है, अब इसके बाद अगली बात यदि अपन करें मध्य भारत के पठार की, अगले क्वेश्चन को अपन टच करें कि इसके बाद और अगला क्वेश्चन कौन सा हो सकता है। तो देखो, यहाँ की मिट्टी आप सब लोग जानते हो इतना कि चंबल नदी यहाँ से ऐसे आती हुई, और चंबल का नाम यहाँ उतना नहीं है। ठीक है, कि मंदसौर से जब होकर के राजस्थान से घूमती हुई यहाँ, चंबल का नाम फेमस कहाँ हुआ? यहाँ भिंड मुरैना क्षेत्र में। तो यहाँ आकर के वो क्या करती है? बहुत सारा मृदा का कटाव कर रही है। तो इस कारण से चंबल का जो क्षेत्र है ये, तो यहाँ पर एक मृदा पाई जाती है। किस प्रकार की? क्वेश्चन ये पूछ रहे कि मध्य भारत के पठार में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो मध्य भारत के पठार में जो मृदा का यदि बात करें तो मृदा यहाँ पाई जाती है जलोढ़ मृदा। कौन सी मृदा? जलोढ़ मृदा, जो उपजाऊ होती है। ठीक है, यहाँ पर कौन सी मृदा पाई जाती है मध्य भारत के पठार में? जलोढ़ मृदा पाई जाती है। ये बात यहाँ हो गई। ठीक है, अब देखो इसमें 4 क्वेश्चन इसके हो गए अपने कि मध्य भारत का पठार सरसों की हांडी किसे कहा जाता है? मध्य भारत के पठार को कहा जाता है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 10.6% क्षेत्रफल है। दूसरा, यहाँ की जलवायु कैसी है? उस प्रकार की जलवायु है। तीसरा, वर्षा के कितनी, औसत वर्षा कितनी है? 50 से 75 सेंटीमीटर की वर्षा मध्य भारत के पठार में होती है। और अगली बात क्या अपन ने याद की इसकी, इसमें मिट्टियाँ कौन सी पाई जाती हैं? तो इसमें मिट्टी पाई जाती है कौन सी? जलोढ़ मृदा जो है तो इसमें पाई जाती है। ये हो गई यहाँ तक की बात। अब अगली बात करेंगे इसकी नदियों की। तो देखो, नदी, एक नदी सबको याद है चंबल, बिल्कुल नहीं पूछेगा कि मध्य भारत के पठार से कौन सी नदी गुजरती है, और चंबल नदी तो पूछेगा ही नहीं, क्योंकि सबको ही जानता है कि चंबल नदी। यदि पूछेगा तो क्वेश्चन कोई मतलब का नहीं रहेगा, क्योंकि शायद है 90.99% लड़के टिक कर देंगे। और नदियां इसकी याद रखनी है। एक नदी याद रखो, सिंध नदी। मैं बता रहा हूं आपको कौन कौन सी नदियां यहाँ ध्यान याद रखनी है। एक नदी अपन को याद रखनी है, सिंध नदी। देखो, ये प्रबल संभावना है कि सिंध नदी इनमें से किस पठार से होकर गुजरती है। जल्दबाजी में जो लड़के टिक करते हैं ना कि एमपीजी के तो बिल्कुल इजी है, उसमें सिंधु जो बहुत ज्यादा फेमस है, सिंध उतनी फेमस नहीं है। तो इस कारण से कंफ्यूज हो सकते हो आप। तो यहाँ क्वेश्चन जब पूछे कि मध्य भारत के पठार से किस प्रकार की कौन सी नदी, इनमें से कौन सी नदी गुजरती है, तो ये जरूर देखना कि सिंधु लिखा है कि सिंध लिखा है। यदि सिंधु लिखा है तो वो तो नहीं होगी, वो तो सिंधु नदी जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र वाले होगी। यदि सिंध ऑप्शन में है तो यही सही होगी। कौन सी नदी गुजरती है मध्य भारत के पठार से? सिंध नदी गुजरती है। तो ये नदी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चंबल तो ठीक है, सबको पता है, लेकिन यदि नदियां कोई पूछ ले कि यहाँ से किस प्रकार की नदी गुजरती है, तो उसमें इंपॉर्टेंट हो जाएगा सिंध नदी जो है तो मध्य भारत के पठार से होकर के गुजरती है। ठीक है, अब इसके बाद इसका अगला क्वेश्चन देखो, अब और नदियां मैं बता देता हूं। एक तो हो गई सिंध, दूसरी काली सिंध। नदियां देख लो, एक कौन सी हो गई? एक हो गई सिंध नदी हो गई। ठीक है, एक हो गई काली सिंध नदी, काली सिंध, ये भी यहीं से गुजरती है। और तीसरी नदी हो गई पार्वती नदी। कौन सी नदी? पार्वती नदी, ये भी यही मध्य भारत के पठार से गुजरती है। और एक नदी और देख लेना जिसका नाम है कुंवारी नदी। आगे नदियां पढ़ाऊंगा तो उसमें एक बता दूंगा कौन कौन सी नदी कहां से। तो सिंध हो गई, काली सिंध हो गई, पार्वती हो गई और कुंवारी नदियां, ये चारों नदियां जो है तो मध्य भारत के पठार से होकर के गुजरती है। मैं चंबल पे फोकस नहीं कर रहा हूं, क्योंकि चंबल नदी के बारे में सब लोग जानते हो। ये यहां तक हो गई। अच्छा, अब एक और वैरायटी यहां से क्वेश्चनों की बन सकती है। क्वेश्चनों की ये वैरायटी बन सकती है। अच्छा, सब लोगों ने पढ़ा सास बहू का मंदिर कहाँ स्थित है? आपको पता है ग्वालियर में स्थित है, सबको पता है। अब वो थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दे, वो पूछ ले सास बहू का मंदिर इनमें से कौन से पठार पर स्थित है? बिल्कुल पूछ सकता है।
मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, इनमें से किस पठार में सास बहू का मंदिर स्थित है? मैं एक क्वेश्चन की वैरायटी बता रहा हूँ, इस तरीके से क्वेश्चन। अब आप कहो कि यार ये सास बहू का मंदिर ग्वालियर में, थोड़ा सा जो कॉमन सेंस लगाओगे सही हो जाएगा, इजी सा है। तो मतलब इस टाइप ऑफ क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो पर्यटन स्थल कौन कौन से, पर्यटन की जगह कौन कौन सी है, वो भी थोड़ा देख लेना है कि किस पठार के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो उसमें से देखो मध्य भारत के पठार में मोती महल नाम आ जाए, मोती महल किस पठार के अंतर्गत स्थित है? तो मध्य भारत के पठार में। सास बहू का मंदिर मध्य भारत के पठार में। अच्छा, सबलगढ़ का किला इनमें से किस पठार पर स्थित है? तो सबलगढ़ का किला यदि क्वेश्चन आ जाए तो भी कहाँ है? मध्य भारत के पठार में। गुजरी महल जो अपन ने पढ़ा है, गुजरी महल, तो गुजरी महल भी यदि क्वेश्चन आ जाता है तो उसका भी कहाँ टिक करना है? मध्य भारत के पठार में। तो ये है टाइप ऑफ क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। तो ये हो गया मध्य भारत का पठार, बस इतना ही इसका याद रखना है। क्या जो क्षेत्रफल जो लिखा रहता है उसको कोई याद करने की जरूरत नहीं कि इतने इतने वर्ग किलोमीटर, क्या याद करना है? कितने परसेंटेज में? 10.6%। दूसरी बात याद रखनी है जलवायु इसकी, उस प्रकार की जलवायु। तीसरी बात याद रखनी है वर्षा का, औसत वर्षा कितनी है? 50 से 75 सेंटीमीटर है। चौथा इसकी मिट्टी याद रखनी है, जलोढ़ मृदा है। नदियां मैंने जो बताई, सिंध नदी विशेष रूप से ध्यान रखना आप, और काली सिंध, पार्वती, कुंवारी, वो नदियां है यही है। और इसमें क्या याद रखना है? इसमें इसके पर्यटन स्थल मोती महल, सास बहू का मंदिर, गुजरी महल, सबलगढ़ का किला, और जितना आगे आगे पढ़ते जाएंगे ये अपन क्राइटेरिया याद रखना। इस कारण से ये याद रखना बहुत जरूरी है। सरसों की हांडी किसको, कौन से पठार को कहा जाता है? सरसों की हांडी कहा जाता है मध्य भारत के पठार को। अब चलिए अगले पठार के बारे में जानकारी लेते हैं। अभी बहुत सारी नई नई जानकारियां जो आपने सुनी नहीं होंगी, आगे आगे जानकारियां मिलेंगी आपको आगे आगे पठारों पर, उन चीजों पर चर्चा करते चलेंगे, पूरे के पूरे पठार अपन क्लियर कर लेंगे। देखो अगले पठार की यदि अपन बात करें तो अगला पठार अपना ये है, मैं इसको यदि यहाँ से देखा जाए तो बुंदेलखंड के पठार में चलते हैं। तो पहला अपन मान लेते हैं जो मध्य भारत का अपन ने पढ़ा, दूसरा पठार अपन पढ़ेंगे बुंदेलखंड के पठार को। अच्छा, बुंदेलखंड के पठार को जो पढ़ेंगे अपन तो इसमें सबसे पहले इसका वही बात अपन करेंगे, इसका क्षेत्रफल कितना है? 10.6 इसका है। बुंदेलखंड का पठार इससे छोटा है, यानी कि 7.6%। कितना क्षेत्रफल है इसका? 7.6% का क्षेत्रफल है बुंदेलखंड के पठार का। अच्छा, अब बुंदेलखंड के पठार की सबसे ऊंची चोटी, दे भाई सबसे ऊंची चोटी में कंफ्यूजन हो जाता है, कहीं गुडविल सद्भावना है या फिर पता चलता है सिगार है कौन सी चोटी, या जाना पाव चोटी है। इस तरीके की बहुत सारी चोटियां जब याद हो जाती है तो फिर कंफ्यूजन हो जाता है कि ये बुंदेलखंड की पठार की थी, कि ये मालवा की थी, कि ये रीवा पन्ना की थी, कि ये बघेलखंड की थी, कि ये मध्य भारत की थी। ये कंफ्यूजन हो जाता है, कंफ्यूजन नहीं होगा। आगे देखिए मैं किस तरीके से इसको याद रखना है। बुंदेलखंड के पठार का क्षेत्रफल कितना हो गया अपना? 7.6%। पहला तो अपना ये अपना फैक्ट क्लियर हो गया। दूसरा इसकी चोटी सिद्ध बाबा की चोटी है। बुंदेलखंड के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सिद्ध बाबा की चोटी सबसे ऊंची चोटी है। तो कितनी है उसकी यदि मीटर में बात करें जाए तो 1172 मीटर। कितनी? 1172 मीटर की ऊंचाई है किसकी? सिद्ध बाबा की चोटी की। इसको याद कैसे रखना? देखो बुंदेलखंड में वर्तमान में कौन फेमस चल रहा है आपको पता है? बागेश्वर धाम महाराज जी फेमस चल रहे हैं, तो सिद्धि प्राप्त है उनको। तो बस उन्हीं से आपको बिल्कुल लिंक जोड़ लेनी है कि चोटी सबसे बड़ी चोटी किनकी है? वही बागेश्वर धाम महाराज की। वहां से आपको इसको लिंक में जोड़ देना है कि सिद्ध बाबा की चोटी कहाँ होगी? ये बुंदेलखंड के पठार में ही होगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से ऐसे ही अपन लिंक करके, आप कभी नहीं भूलेगा, इस तरीके से लिंक करके याद बस कर लो कि सिद्ध बाबा की चोटी कहाँ है? बुंदेलखंड के पठार पर है, और वहां पर बागेश्वर धाम महाराज से वहां से कनेक्टेड कर लीजिए। तो ये हो गई एक याद करने का तरीका है, धीरे धीरे आगे सब याद हो जाएंगी। ठीक है, तो कितनी हो गई? 1172 मीटर की समथिंग क्या होगी? बुंदेलखंड के पठार की चोटी हो गई। नाम क्या है उसका? सिद्ध बाबा की चोटी। अब कंफ्यूजन नहीं होगा। अच्छा, अब यहाँ की जलवायु की बात करें, जलवायु कैसी है? महाद्वीपीय जलवायु। यहाँ जलवायु जो पाई जाती है वो महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु यहाँ पाई जाती है। किस प्रकार की? महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु बुंदेलखंड के पठार में पाई जाती है। वैसे कहीं कहीं आपने लिखा होगा मध्य भारत के पठार में भी पढ़ा है। अच्छा, वर्षा की बात करें, कितने परसेंट औसत वर्षा इसकी? तो वही अपनी बात कि बुंदेलखंड के पठार की वर्षा कितने परसेंट में होगी? तो 75 से 75 से 100 जो सेंटीमीटर के समथिंग यहाँ पर वर्षा होती है। ठीक है, कितनी? 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा बुंदेलखंड के पठार में होती है। उसके बाद मिट्टी बुंदेलखंड के पठार को आप लोग जानते हो। देखो, काली मिट्टी केवल इस क्षेत्र में, ऐसे अंदाजा भी कुछ बना के रखो, काली मिट्टी केवल इस क्षेत्र में, लाल पीली जो भी मिट्टी है सब इस क्षेत्र में पाई जाएगी, इस क्षेत्र में पाई जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर लाल और काली मिट्टी का मिक्सचर क्षेत्र है, तो लाल और काली मिट्टी मुख्य रूप से लाल मिट्टी ही है। ठीक है,
यहाँ पाई जाती है। अब यहाँ पर नदियों की बात करें तो बेतवा हो गई, धसान हो गई, केन नदी, ये सब केन नदी यहाँ से निकल करके बुंदेलखंड के पठार से होकर के जाती है। ये नदियाँ हो गई कौन कौन सी? बेतवा, धसान, केन, सिंध, ये नदियाँ सब कहाँ? बुंदेलखंड के पठार से होकर के जाती हैं। अब बुंदेलखंड के पठार का पहला इंपॉर्टेंट मैंने बताया था आपको, इसकी चोटी याद रखनी है। दूसरा इंपॉर्टेंट वेरी मोस्ट है इसका पर्यटन स्थल। ठीक है, क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बिल्कुल मतलब टाइप ऑफ क्वेश्चन में बन सकते हैं कि सोनगिरी जैन मंदिर इनमें से किस पठार पर स्थित है? तो सोनगिरी जैन मंदिर, कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा कि सोनगिरी जैन मंदिर यार यहाँ कहीं दतिया पे है, तो कहीं मध्य भारत का पठार तो नहीं है, तो इसलिए कहाँ स्थित है? वो बुंदेलखंड के पठार में। तो सोनगिरी जैन मंदिर कहाँ स्थित है? आप सब लोग जानते हो कि सोनगिरी जैन मंदिर कहाँ स्थित है? दतिया में स्थित है। किस पठार के अंतर्गत आएंगे? तो बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत आएंगे। अब आपसे पूछा जाए चंदेरी का किला किस पठार के अंतर्गत आएगा? अब यही कंफ्यूजन होता है, चंदेरी का पठार, चंदेरी किला पूछ ले, अशोकनगर आपको पता है यहाँ है, कुछ ग्वालियर क्षेत्र में, बट चंदेरी का किला जो है वो अपना पहुंच जाएगा बुंदेलखंड के पठार में। अगला क्वेश्चन, नौखंडा महल, जौहर कुंड, ये किस पठार के अंतर्गत आएंगे? तो ये सब आएंगे अपने कहाँ? बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत आएंगे। तो बुंदेलखंड के पठार में क्या क्या अपन को बात याद रखनी है? पहला, इसका क्षेत्रफल कितना है? 7.6%। दूसरा अपन को इसकी औसत वर्षा याद रखनी है, कितनी बताई अपन ने? 75 से 100 सेंटीमीटर इसकी क्या है? वर्षा याद रखनी है। तीसरी बात अपन को याद रखनी है इसके पर्यटन स्थल। तो इसके पर्यटन स्थलों में कौन कौन से हैं? सोनगिरी जैन मंदिर, चंदेरी का किला, नौखंडा महल और जौहर कुंड। मैं वही नाम ले रहा हूँ जो कंफ्यूजन वाले आ रहे हैं यहाँ पर, और सारे कि जो इसके और इसके बीच के क्षेत्र पे स्थित है, तो वो अपन को क्या याद रखने हैं? मंदिर याद रखने हैं। तो ये हो गई दो अपने, एक हो गया मध्य भारत का पठार, दूसरा हो गया बुंदेलखंड का पठार। तीसरा पठार है अपने पास जिसका नाम है रीवा पन्ना का पठार। कौन सा पठार है? रीवा पन्ना का पठार। देखो, सबसे पहले इनका क्षेत्रफल बहुत अच्छी तरीके से, इसका कितना है? 10.6%, इसका कितना है? 7.6%। ठीक है, रीवा पन्ना का पठार का क्षेत्रफल है 10.36%। कितना है? 10.36%। 10.36% का जो क्षेत्रफल है वो किसका है? रीवा पन्ना के पठार का है। तो पहला पॉइंट तो यही हो गया, पहला फैक्ट रीवा पन्ना के पठार का कि इसका क्षेत्रफल कितना है? 10.36% का क्षेत्रफल है। दूसरी बात, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सबसे ऊंची चोटी गुडविल चोटी है। कौन सी? गुडविल चोटी है। गुडविल मैंने इसलिए लिखा क्योंकि सद्भावना सब लोगों ने याद कर रखी है, तो गुडविल अब याद करो क्योंकि उसी का नाम है गुडविल। तो गुडविल चोटी जो है 752 मीटर की ऊंचाई पाई जाती है इसकी, किसकी? गुडविल चोटी की, जो रीवा पन्ना के पठार की सबसे ऊंची चोटी के बारे में जानी जाती है। रीवा पन्ना के पठार की सबसे ऊंची चोटी कहलाती है, जिसका नाम क्या है? गुडविल चोटी, या इसी को अपन सद्भावना चोटी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 752 मीटर। अच्छा, यदि रीवा पन्ना के पठार की वर्षा की बात की जाए तो देखो, यहाँ सबसे कम, फिर यहाँ थोड़ा सा ज्यादा, फिर यहाँ उससे ज्यादा, इसी तरीके से वर्षा अपन को याद रखनी है। यहाँ सबसे कम, फिर बुंदेलखंड में थोड़ा ज्यादा, फिर रीवा पन्ना के पठार में उससे भी ज्यादा। तो इस क्षेत्र पर यदि वर्षा की बात करें अपन बुंदेलखंड रीवा पन्ना के पठार में, तो यहाँ वर्षा होती है 100 से 125 सेंटीमीटर तक यहाँ वर्षा होती है। यहाँ पर रीवा पन्ना के पठार में वर्षा होती है कितनी? 100 से 125 सेंटीमीटर तक यहाँ वर्षा होती है रीवा पन्ना के पठार में। अच्छा, नदियां यहाँ पर देखो, केन नदी रीवा पन्ना के पठार में, सब लोग जानो कि केन बुंदेलखंड और रीवा पन्ना के पठार के बीच से होकर के जाती है। तो दोनों में से एक कोई क्वेश्चन पूछेगा। एक नदी जो विशेष रूप से यहाँ से होकर के जाती है उसका नाम याद रखना, जिसका नाम है टोंस। कौन सी नदी? टोंस नदी नाम याद रखना है, टोंस। ठीक है, टोंस हो गई। और बीहड़ रीवा में आपने सुना है। एक उर्मिल नदी जो छतरपुर में है वो भी आपको याद रखनी है, जो वैसी बुंदेलखंड के पठार रीवा पन्ना के पठार के बीच से ही होकर के जाएगी। लेकिन मुख्य रूप से एक नदी का नाम याद रखना, टोंस नदी। यदि ये क्वेश्चन पूछ ले कि टोंस नदी इनमें से किस पठार से होकर के जाती है या गुजरती है, तो उसमें अपन को टिक करना है रीवा पन्ना के पठार से होकर के कौन सी नदी गुजरती है? टोंस नदी गुजरती है। तो यहाँ तक हो गया। अब अगले पॉइंट में बात करेंगे। अच्छा, यहाँ के जलप्रपात भी पूछ सकते हैं क्योंकि यहाँ के जलप्रपात बहुत फेमस है। केवटी हो गया, बहुटी हो गया, पियावन हो गया, ठीक है, जो रीवा में स्थित हैं, तो वो जलप्रपात भी देखे रहना कि यही रीवा पन्ना के पठार वाले जलप्रपात है। मिट्टी यहाँ कैसी है? यहाँ की मिट्टी काली और कछारी मिट्टी के रूप में जानी जाती है। कैसी? यहाँ रीवा पन्ना के पठार की मिट्टी कैसी है? काली और कछारी मिट्टी के रूप में रीवा पन्ना के पठार में मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, मिट्टी का उतना इंपॉर्टेंट केवल यहाँ था क्योंकि ये इस पे विशेष प्रकार की मिट्टी थी। अब यहाँ पर रीवा पन्ना के पठार में काली तथा कछारी मिट्टी।
पर्यटन स्थल में केवल एक ही पर्यटन स्थल याद रखना, भरहुत स्तूप। पठारों की दृष्टि से भरहुत स्तूप पर्यटन स्थल इनमें से किस पठारों में पाया जाता है? तो उसका आंसर क्या होगा कि आपको याद रखना है कि रीवा पन्ना के पठार में भरहुत स्तूप नामक पर्यटन स्थल है। और बहुत सारे पर्यटन स्थल हैं तो वो अलग तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे या कुछ भी पूछेंगे, तो आपको अब एक अंदाजा चल गया कि ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन इस तरीके से भी हो सकते हैं। तो ये बात हो गई अपनी कहाँ की, रीवा पन्ना के पठार की। अब अपन इसी के बाद इसके नीचे ही चलते हैं, इसी तरीके से अपन घूमते हैं। ये इसका क्षेत्रफल कितना था मध्य भारत के पठार का? 10.6%। बुंदेलखंड के पठार कितना था? 7.6%। रीवा पन्ना के पठार कितना था अपना? 10.36% था। ये बिल्कुल एज इट इज याद रखने हैं। अब इसी के जस्ट बाजू से लगा हुआ है एक पठार जिसका नाम है बघेलखंड का पठार। ठीक है, बघेलखंड के पठार का यदि क्षेत्रफल की बात करें तो केवल 7% है। कितने परसेंट है? केवल 7% का क्षेत्रफल लिए बैठा है कौन सा? बघेलखंड का पठार। तो मेरे हिसाब से तो सबसे छोटा यही हो गया। ये भी पूछ सकते हैं सबसे छोटा और सबसे बड़ा, तो सबसे छोटा बघेलखंड ही हो गया क्योंकि 7.6 बुंदेलखंड है। ठीक है, रीवा पन्ना पठार 10.36% है, ये 10.6% है। तो सबसे मध्य प्रदेश का सबसे छोटा पठार की यदि बात की जाए तो कौन सा उसमें होगा? उसमें अपन टिक कर देंगे बघेलखंड का पठार सबसे छोटा है क्योंकि 7% इसका केवल क्षेत्रफल है। ठीक है, उससे बड़ा क्या है? थोड़ा 0.6% के समथिंग बड़ा कौन सा अपना बुंदेलखंड का पठार है। चलिए बहरहाल आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन यही हो गया कि सबसे छोटा पठार मध्य प्रदेश का कौन सा है, तो अपना हो गया बघेलखंड का पठार। अच्छा, अब इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वहां की बघेलखंड के पठार की। बघेलखंड के पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम है अमरकंटक की चोटी। अमरकंटक आप लोगों ने सुना है नाम, जहां से नर्मदा नदी का उद्गम हुआ है। ठीक है, सोन नदी का उद्गम हुआ है। वही अमरकंटक की चोटी जो है वो बघेलखंड के पठार की सबसे ऊंची चोटी की संज्ञा उसको दी गई है। 1067 मीटर के समथिंग कुछ लंबाई ऊंचाई है उसकी। कितनी? 1067 मीटर के समथिंग कुछ उसकी ऊंचाई है। किसकी? ये जो अमरकंटक की चोटी है उसकी ऊंचाई है 1067 मीटर के समथिंग बघेलखंड के पठार की। ठीक है, वर्षा कितनी होती है बघेलखंड के पठार में? अब देखो मैंने आपको शुरुआत में ही पहले थोड़ा सा इंडिकेशन दे दिया था कि जब बार बार पढ़ोगे तब आपको ये समझ में आएगा कि इस तरीके से, लेकिन पढ़ने के बावजूद आपको ये समझ, यहाँ थोड़ा कम वर्षा, यहाँ फिर उससे ज्यादा, यहाँ उससे ज्यादा और यहाँ हो जाएगी सबसे ज्यादा। यहाँ मैंने बताई आपको इसमें बुंदेलखंड के पठार में 75 से 100, यहाँ 100 से और 125 तक गए रीवा पन्ना के पठार में। बघेलखंड की जो वर्षा की यदि बात करें बघेलखंड के पठार की वर्षा तो वहां होती है 125 से 140 सेंटीमीटर के समथिंग वर्षा होती है। सबसे अधिक मात्रा में वर्षा वाला पठार यही है। ठीक है, सबसे अधिक मात्रा में यदि कहीं वर्षा वाला पठार पूछ दे, देखो आपको सबको पता है कि यदि पर्टिकुलर जगह पूछेगा, पर्टिकुलर जगह कौन सी है तो सबको पता है पचमढ़ी। बट यदि सबसे अधिक वर्षा वाला पठार कौन सा है जहां सबसे अधिक मात्रा में वर्षा होती है तो वो है बघेलखंड का पठार, जहां सबसे अधिक मात्रा में वर्षा होती है। किताबों में उतना लिखा नहीं है। ठीक है, ये फैक्ट है, आपको ऐसे इसी तरीके से क्लियर करने हैं कि 125 से 140 सेंटीमीटर औसत वर्षा वाला पठार है। तो सबसे अधिक मात्रा में वर्षा, औसत वर्षा वाला पठार कौन सा है तो है बघेलखंड का पठार, जिसमें कितनी वर्षा हो रही है 125 से 140 सेंटीमीटर के समथिंग वर्षा होती है यहाँ पर। ठीक है, मिट्टी की बात करें तो मिट्टी यहाँ पर लाल पीली मिट्टी आती है, तो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है ये है नहीं है। तो केवल दो चीजें याद रखनी है, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा पठार कौन सा है क्षेत्रफल में, टिक क्या करना है बघेलखंड का पठार, पहला हो गया। दूसरा क्वेश्चन इसका ये बनेगा बघेलखंड के पठार का कि सबसे अधिक औसत वर्षा वाला पठार कौन सा है बघेलखंड का पठार, कितनी होती है अभी आपने देखा 125 से 140 सेंटीमीटर, दूसरा हो गया। तीसरा क्वेश्चन बघेलखंड के पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए, तो अमरकंटक की चोटी सबसे ऊंची चोटी है, ये हो गई। नदियां, एक नदी याद रखना यदि कभी यहां से क्वेश्चन आ जाए, रेहंद नदी, कौन सी रेहंद नदी, ये जो रेहंद नदी है ये बघेलखंड के पठार से ही होकर के जाती है। तो क्वेश्चन ऐसा कुछ पूछ सकता है कि रेहंद नदी किस पठार से होकर के गुजरती है, तो उसमें टिक करना है बघेलखंड के पठार जो रेहंद नदी है। और सोन जोइला तो आप जानते हो। ठीक है, तो ये हो गया अपना बघेलखंड का पठार। तो अपने कितने पठार हो गए, एक यहाँ हो गया मध्य भारत, दूसरा हो गया बुंदेलखंड, तीसरा हो गया रीवा पन्ना और चौथा हो गया अपना बघेलखंड का पठार। 4 पठार अपने पूरे क्लियर हो गए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं 5वें पठार की ओर, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के भी नीचे आते हैं, इसी के नीचे आएंगे जिसका नाम है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी प्रदेश। अच्छा, सतपुड़ा का पठार, देखो सतपुड़ा का पठार सबसे ऊपर है मध्य भारत, सबसे नीचे है सतपुड़ा।
पश्चिमी के क्षेत्र में है मालवा, पूर्वी क्षेत्र में है बघेलखंड। ठीक है, तो सबसे निचले यदि हिस्से का पठार की बात करें तो उसका नाम है सतपुड़ा का पठार। उसका पूरा नाम होता है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी प्रदेश के नाम से उसको जाना जाता है। देखो सतपुड़ा जो पठार है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। उसको आगे अपन इसकी जो जब अपन पर्वत श्रेणियां इनकी पढ़ेंगी मध्य प्रदेश की, तब सतपुड़ा पठार का बहुत ज्यादा रोल उसमें आ जाता है पर्वत श्रेणियों में। तो चलिए बहरहाल अभी पठार देख रहे हैं तो इसमें देख लें सतपुड़ा मैकाल श्रेणी का जो प्रदेश है यानी कि जो पठार है उस कितना क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्रफल कितना है इसका 11% है। ठीक है, तो 11% का क्षेत्रफल लिए हुए है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी का क्षेत्र, ये मतलब निचला क्षेत्र अलग से जो हिस्सा है। अच्छा, सतपुड़ा प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी की यदि बात करें, आप सब लोग जान गए होंगे कि सतपुड़ा क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी, यदि इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछ लें कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए कि मध्य प्रदेश जो है उसमें सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, आप लोग तुरंत टिक कर देंगे धूपगढ़ है। अब उसी का एक सब क्वेश्चन बनेगा कि सतपुड़ा मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए, तो कौन सी है, जो धूपगढ़ चोटी है वो है सबसे ऊंची चोटी। कहां पर है, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी में है। अच्छा, इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई बिल्कुल याद रखनी है 1350 मीटर, जो इसकी क्या है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी है, इस जो सबसे ऊंचाई पर इसका 1350 मीटर, ये बिल्कुल संख्या आपको याद रखनी है। दूसरा सतपुड़ा मैकाल श्रेणी में और बात क्या है कि इसकी नदियां, इसकी थोड़ा सा याद रखनी, क्योंकि नदियां इसलिए याद रखनी है क्योंकि सतपुड़ा और ऊपर नर्मदा का निम्नतम क्षेत्र, इन दोनों के बीच में नीचे जो सतपुड़ा का क्षेत्र है नर्मदा का निम्नतम क्षेत्र, तो शक्कर, दूधी, केरल, हेरन, ये सब नदियां आकर के नर्मदा में मिलती है और वो कहीं ना कहीं सतपुड़ा से भी टच रहती हैं। तो इस कारण से यहाँ की नदियां थोड़ा याद रखना, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट नदी आप सब लोग जानते होंगे जिसका नाम है ताप्ती नदी, उसके बाद बैनगंगा हो गई, शक्कर, वर्धा, ये सब नदियां जो है तो सतपुड़ा मैकाल क्षेत्र से होकर के प्रवाहित होती है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट नदी कौन सी है, ताप्ती नदी है। ठीक है, मिट्टी की बात करें तो यहाँ पर काली एवं लाल पीली मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है, सतपुड़ा क्षेत्र पर पाई जाती है। अब पर्यटन स्थल तो पचमढ़ी, सब लोग जानते हो कि पचमढ़ी कहाँ है, धूपगढ़ सतपुड़ा क्षेत्र पर ही पचमढ़ी आता है। एक नाम याद रखना है असीरगढ़। असीरगढ़ का यदि क्वेश्चन पूछे कि असीरगढ़ का किला इनमें से किस पठार के अंतर्गत आता है, तो आपको उसमें टिक करना, ना नर्मदा सोन घाटी टिक करनी है, ना मध्य भारत का पठार टिक करना। उसमें क्या टिक करना है कि जो सतपुड़ा पठार है वहां पर कौन सा कि जो सतपुड़ा मैकाल श्रेणी है वहां पर ही असीरगढ़ का किला पाया जाता है। 52 गजा जो आप लोगों ने पढ़ा है, 52 गजा भी कहाँ है, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी पर है। अब अगली बात, ये तो हो गए अपने, एक हो गया मध्य भारत, दूसरा बुंदेलखंड, तीसरा रिवरपन्ना, चौथा बघेलखंड और पांचवा हो गया सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। अब छठवें नंबर पर अपन बात करेंगे नर्मदा सोन घाटी की। नर्मदा सोन घाटी का जो क्षेत्र है इसके 3-4 बड़े बड़े क्वेश्चन बनते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन बनने की संभावना इससे रहती है। कैसे बड़े बड़े क्वेश्चन बनेंगे कि मध्य प्रदेश का सबसे निम्नतम प्रदेश कौन सा है, निचला हिस्सा मध्य प्रदेश का सबसे निम्नतम प्रदेश, समुद्र तल की ऊंचाई के हिसाब से ऐसी बात की जाती है। बस केवल एक लाइन, केवल क्वेश्चन याद रखो, मध्य प्रदेश का सबसे निम्नतम क्षेत्र कौन सा है, बिल्कुल आंख बंद करके टिक कर देना, नर्मदा सोन घाटी, मतलब नर्मदा सोन घाटी का क्षेत्र सबसे निम्नतम प्रदेश है। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा, क्षेत्रफल इसका याद रखना है, इसका 11% है और नर्मदा सोन घाटी का क्षेत्रफल है 26% के क्षेत्रफल में नर्मदा सोन घाटी। दूसरा क्वेश्चन ये हो गया। तीसरा क्वेश्चन इसमें बनता है, इसका क्वेश्चन सीधे सीधा आएगा, भारत की सबसे बड़ी भ्रंश घाटी क्षेत्र इनमें से कौन सा है, भारत की सबसे बड़ी भ्रंश घाटी क्षेत्र इनमें से कौन सा है। बिल्कुल हूबहू क्वेश्चन आपको रट लेना है, भारत की सबसे बड़ी भ्रंश घाटी क्षेत्र, उसका आंसर हो जाएगा नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र। भारत की सबसे बड़ी भ्रंश घाटी क्षेत्र का नाम इससे जानी जाती है। कौन सा क्षेत्र जाना जाता है, नर्मदा सोन घाटी का क्षेत्र। ठीक है, अब यहाँ की वर्षा की बात करते हैं। जो यहाँ वर्षा होती है वो वर्षा होती है 75 से 140 सेंटीमीटर के समथिंग यहाँ पर वर्षा होती है। कितनी, 75 से 140। सबसे अधिक मात्रा में कौन सा पठार है जहाँ सबसे अधिक मात्रा में वर्षा होती है, बघेलखंड का पठार। कितनी, 125 से 140 सेंटीमीटर। अब नर्मदा सोन घाटी में कितनी वर्षा होती है, 75 से 140 सेंटीमीटर के समथिंग यहाँ नर्मदा सोन घाटी में क्या होती है, वर्षा होती है। नदियां कौन कौन सी है यहाँ पर, नदियां यहाँ पर है सोन हो गई, जोहिला हो गई, ठीक है,
तवा, हिरन, शेर, शक्कर, दूधी, ये सब नदियां कहाँ हैं? अपनी नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र में आती हैं। अब एक पठार जो मैंने लास्ट के लिए लेकर के रखा था, जिसका नाम है मालवा का पठार। सबसे इंपॉर्टेंट पठार है मालवा का पठार, सबसे बड़ा क्षेत्र है मालवा का पठार। तो चलिए मालवा के पठार की चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन इसका देखते हैं। देखो शुरुआत में मैंने बताया था कि मैं आपको ऐसा पढ़ाने नहीं आया कि कोई कहानी सुनेंगे। हमारे वीडियो में सबसे बड़ी समस्या यही आपको होगी कि आपको मन लगाना पड़ेगा, ठीक है, देखने के लिए, क्योंकि इसमें फैक्ट अपन कोशिश करते हैं कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके फैक्ट बोले अपन। तो चलिए मालवा के पठार में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? मालवा के पठार जो है वो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार है। कितने परसेंट है ये? 28.62%। कितनी? 28.62% का क्षेत्रफल लिए हुए है मालवा का पठार। तो पहले बात तो ये होगी सबसे बड़ा पठार मध्य प्रदेश का कौन सा है, उसमें नाम आ जाएगा मालवा का पठार जो है सबसे बड़ा पठार है, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कि मालवा के पठार में, मालवा का जो पठार है आप इसको कमेंट में बताइए, अभी मैं फिर लास्ट में बताऊंगा। मालवा के पठार के अंतर्गत कितने जिले आते हैं जो मालवा पठार को पूर्णतः या आंशिक रूप से टच करते हैं? उनकी संख्या बताइए कितने जिले आते हैं, बताइए इनकी संख्या कितने जिले आते हैं। देखो जो मालवा का पठार है उसमें जिलों की संख्या है 18। ये क्वेश्चन आप याद रखना। कितनी ऊंचाई है इसकी? 881 मीटर की ऊंचाई है। किसकी? शिगार चोटी की ऊंचाई है 881 मीटर। अच्छा अब इसमें ये तो हो गई मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी की बात। कौन सी हो गई? शिगार चोटी, ठीक है। कितनी हो गई? 881 मीटर। और यहाँ पर दो चोटियों की और नाम याद रखनी है। एक तो हो गई जाना पाव। कौन सी चोटी का नाम है? एक चोटी का नाम है जाना पाव। जाना पाव की चोटी। जाना पाव कितनी मीटर की ऊंचाई है इसकी? 854 मीटर की ऊंचाई है जाना पाव की, ठीक है, यहीं पर मालवा पठार में। और एक नाम, केवल नाम याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछ ले, जिसका नाम है धजारी। क्या नाम है? धजारी। जो धजारी की चोटी कहाँ पर, किस पठार में स्थित है? तो जो ये धजारी की चोटी है वो भी कहाँ स्थित है? अपनी मालवा के पठार में स्थित है। किसकी चोटी? धजारी की चोटी। अच्छा अब ये तो तीन चोटियां हो गई। कौन कौन सी? शिगार चोटी हो गई, मालवा के पठार की चोटी हो गई, और कौन सी हो गई? धजारी चोटी हो गई। शिगार चोटी, जाना पाव और धजारी, ये तीन चोटियां हो गई कहाँ? मालवा के पठार की तीन चोटियां हो गई। अगली बात इसमें करती है, इसकी जलवायु पूछी जाती है। मालवा पठार की जलवायु कैसी है? मालवा के पठार की जलवायु कैसी है? समजलवायु है। अपन सब लोग जानते हैं समजलवायु, यहाँ ना अधिक गर्मी ना अधिक ठंडी, मतलब समजलवायु पाई जाती है मालवा के पठार में। औसत वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर के समथिंग इसमें औसत वर्षा यहाँ पर होती है। मिट्टी कैसी है यहाँ की? अधिकतर देखा अपन ने मालवा, इंदौर, देवास क्षेत्र में, आप देख लीजिए यहाँ पर अधिकतर कैसी है? काली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। पर्यटन स्थल की बात करें तो उज्जैन, महाकाल लोक, अब ये तो भूल ही नहीं सकते, ठीक है। तो उज्जैन हो गया, महाकाल लोक वाली, मांडू हो गया, ठीक है। मांडू के बाद सांची, भीमबेटका, उदयगिरी, ये सब पर्यटन स्थल भी यहाँ पर पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से अपने पूरे पठार जो 7-8 पठार हैं अपने, एक ये हो गया, फिर मध्य भारत, फिर बुंदेलखंड, फिर रीवा पन्ना, फिर बघेलखंड, ठीक है। फिर उसके बाद सतपुड़ा हो गया, फिर नर्मदा सोन घाटी और मालवा का पठार। ये पठारों के हो गए फैक्ट। अब इनको करना क्या है? 3-4 बार इनको लगातार केवल सुनना है। जैसे ही आप 3-4 बार सुनोगे ये बिल्कुल आपको रट जाएगा, क्योंकि हर चीज को मैंने 2-2 बार बोलने की कोशिश की है। यदि आप भूल भी रहे हैं फिर भी 2-2 बार बोल करके आपके दिमाग में ये पूरे फैक्ट जितने भी आज कम से कम 50 से 60 फैक्ट आपको मिल चुके हैं इन पठारों के। तो ये आप इतना बिल्कुल याद कर लीजिए, और आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। कमेंट करिए और बताइए मुझे, ताकि मैं अगले वीडियो और कोशिश करूंगा और अच्छी तरीके से। धन्यवाद, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।